पेट्रोलियम के क्षेत्र में जिन्होंने पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक नई क्रांति लाई है, ऐसे लोकप्रिय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा विधानसभा में विधायक दल के नेता माननीय श्री केवी सिंह देव जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश पुजारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित श्री गिरधर गोमांगो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कालाहांडी की सम्मान्य राजमाता युवराज कालाहांडी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप नायक जी, पूर्व सांसदगण श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव जी, श्री परशुराम माझी जी, श्री जयराम पांगी जी, पूर्व मंत्री सीमांशु मेहर जी, दुर्योधन माझी जी, अश्वनी सनंगी जी, जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नमिता रानी साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित 5 लोकसभा क्षेत्रों से आए हुए सभी शक्ति केंद्र प्रमुखगण, कालाहांडी, बलांगीर, नौरंगपुर, कोरापुट, कंधमाल आदि लोकसभा क्षेत्रों से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम मोर्चे के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे आज यहां पर आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि मुझे यहां पर मां माणिकेश्वरी के दर्शन और उनका करुणा अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अभी राजमहल में जाकर के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। 1000 वर्षों की परंपरा कैसे संरक्षित रखी जा सकती है, मां माणिकेश्वरी का पुण्य दर्शन और उस मंदिर की पवित्रता और उन परंपराओं को किस रूप में आज भी राज परिवार ने संरक्षित करके रखा हुआ है, ये सभी कालाहांडी वासियों के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये क्षेत्र यहां पर राज परिवार और राज परंपरा के साथ ही भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले मां माणिकेश्वरी के ही वीर पुत्र श्री रेडो माझी, जिन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ देश की स्वाधीनता की अलख जगाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही साथ यहां पर बालांगीर के 8 गांव के जमींदार श्री धर्म सिंह मानधाता, नवापाड़ा के सालिया गांव के स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशियों के खिलाफ जिस प्रकार का युद्ध लड़ा था और देश की स्वाधीनता के लिए जो अलख जगाया था, वह हम सब के लिए प्रेरणादायी है। जिनमें वीर सुरेंद्र साय, श्री हाथी सिंह, श्री माधो सिंह, श्री कुंजेल सिंह, इन सब की शौर्य और पराक्रम को कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं उन सभी देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भी हमें आज इस स्वतंत्रता का आभास कराया है, उन सबको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम भारत के इस सुदूर पूर्वी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ
बैठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। उसी समय देश की सीमाओं पर हमारे बहादुर जवान आतंकवादियों का सफाया करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में कर रहे हैं। पुलवामा के उन सभी शहीदों को जिन्हें अभी मंच पर सम्मान दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई है, और उसके बाद भी हमारे बहादुर जवानों ने जिस तरीके से पुलवामा के अंदर आतंकवादियों का सफाया करना प्रारंभ किया है, और आज आपने भारतीय सेना का वह वक्तव्य भी सुना होगा जिसमें भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है, सभी आतंकवादियों को एक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी कश्मीरी के हाथ में बंदूक होगी और वह बंदूक भारत के खिलाफ उठेगी तो बंदूक के बदले किसी भी आतंकवादी को केवल मौत मिलेगी, मौत के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगी। यह वक्तव्य प्रत्येक भारत के मन में एक नया विश्वास पैदा करता है। ये पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ और भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की नरेंद्र मोदी सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। और उसका जवाब देने के लिए पिछले 4.5 वर्षों के दौरान जो कार्यक्रम चले हैं, आप सब जानते हैं, पहले कश्मीर के अंदर ये कहा जाता था कि जब आतंकवादी गोली चलाएं तब गोली चलाना। आतंकवाद की गोली हमारी गोली का इंतजार नहीं करती, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने, केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात की घोषणा की कि किसी निर्दोष नागरिक के का अहित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भारत की सुरक्षा और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता और आतंकवादी गोली चलाते हैं, उनका उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और एक एक करके चुन चुन करके आतंकवादियों को जिस तरीके से हमारे बहादुर जवानों ने कश्मीर के अंदर शांति और सौहार्द की स्थापना में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी उसी से बौखलाए हुए हैं। लेकिन हम सबको इस बारे में तय करना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी दल की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और पूरे देश की इस लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को मोदी जी के नेतृत्व में, इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के कार्य करने का संकल्प लेना होगा। और शक्ति केंद्र प्रमुखों का यह संकल्प, यह सम्मेलन, इस संकल्प को साकार करने के लिए आज यहां पर आहूत किया गया है। मैं आप सबका इस सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बहुत दिनों के बाद, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, लगभग 20 वर्ष पहले कालाहांडी के बारे में मैंने सुना था और तब मैं इस बारे में इच्छा रखता था कि कभी कालाहांडी आना चाहिए। आज मुझे माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहां पर आने का अवसर दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यहां पर बहुत अच्छी एक दीर्घकालीन परंपरा, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, इसको साकार किया है मोदी जी ने। लेकिन यहां की राज परंपरा ने कांग्रेस के विरोध में हमेशा झंडा गाड़ करके इस क्षेत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत सदैव की। और आज एक बार पुनः हम सब आपके पास आए इस बात को लेकर के कि वास्तव में सरकारें कैसी चलनी चाहिए। आपने गत 4.5 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा है। बिना भेदभाव के मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने
तो प्रधानमंत्री बनते समय उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये बात नहीं कही कि मैं किसी दल, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए कार्य करूंगा। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के गांव, भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत के नौजवान, भारत की महिलाएं और भारत के प्रत्येक तबके के हितों के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। आप याद करिए, इससे पहले कांग्रेस नेतृत्वीकरण का जो बीज बोया था, कांग्रेस के कहा कि हम किसी जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को लेकर के कार्य करेंगे। और ईमानदारी के साथ उन कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर के, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ हुई, लोग कहते थे इससे क्या होगा, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ कर दी और उज्ज्वला योजना की सब्सिडी उनके खाते में आने लग गई, तो पता लग गया कि जनधन योजना का क्या महत्व है। जनधन योजना का क्या महत्व है। अभी 24 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक लघु और सीमांत किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जब जाएगा, तो यह पैसा इस बारे में बताएगा कि वास्तव में जनधन अकाउंट का क्या महत्व है। जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना से प्रारंभ चली योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के स्वावलंबन के लिए, गरीबों के पास भी सम्मानजनक आवास होना चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने घोषणा की किस देश के अंदर 2022 के पहले प्रत्येक गरीब के सिर को ढकने के लिए हम छत देंगे, एक एक आवास प्रत्येक गरीब को देंगे। यह कार्य मोदी जी ने किया है और युद्ध स्तर पर एक कार्य हो रहे हैं। मित्रों, मुझे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, और इन 2 वर्ष के दौरान मैं आंकड़ा देख रहा था कि 19 वर्ष में नवीन पटनायक की सरकार ने उड़ीसा में केवल 17 लाख आवास बनाए, और हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष में 20 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। 20 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के गरीबों को हमारी सरकार ने दिए हैं। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक एक टॉयलेट देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है, और उनको निर्माण कार्य करके लोगों को स्वावलंबन की ओर और नारी गरिमा का सम्मान करने का कार्य भी हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। पूरे देश के अंदर आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2014 तक पेट्रोलियम मंत्रालय ने केवल 12 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए थे, और जब से इस माटी के लाल आपके नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री बने, उन्होंने 2014 से लेकर 2018 के बीच 12 करोड़ परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन दिए, और जिसमें 6.5 करोड़ कनेक्शन निःशुल्क रसोई गैस के उज्ज्वला योजना में निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए। 1947 से 2014 तक जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिलते हैं, अकेले 4 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब मिनिस्टर बनता है तो कैसे परिवर्तन लाता है कि उतना ही कनेक्शन पूरे देश के अंदर बांटता है, और उसमें भी आधे से अधिक कनेक्शन निःशुल्क गरीबों को उपलब्ध करवाया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100% निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, उनके घर में निःशुल्क शौचालय, उनको आवास की सुविधा, उनको विद्युत के कनेक्शन की सुविधा, उनको खाद्यान्न योजना में जो 1 रुपए किलो चावल देने की बात आपकी
उड़ीसा की सरकार कर रही है। सच्चाई यह है, इसमें कुल 31 रुपया, 1 रुपये किलो चावल का पड़ता है, जिसमें से 29 रुपया केवल भारत सरकार देती है और उड़ीसा की सरकार 1 रुपया देती है। 1 रुपये में श्रेय लेने का प्रयास यहां की सरकार करती है, जबकि खाद्यान्न योजना का यह पूरा पैसा भारत सरकार आपको उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। विकास की योजनाएं कैसे बढ़ सकती हैं? आज प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, या फिर हर तबके के हितों के लिए की जाने वाली घोषणा। अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समान ही कितनी 2 बड़ी योजनाएं सामने आने जा रही हैं। एक आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की एक वर्ष के अंदर, 1 वर्ष की स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को प्रदान करने की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। तो यही नहीं, अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो घोषणा हो रही है, जिसमें प्रत्येक लघु और सीमांत किसान को 1 वर्ष में 6,000 रुपए भारत सरकार उसके अकाउंट में सीधे डालने का कार्य करेगी। यह एक किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए अस्थायी निधि भी बनाई गई है। उड़ीसा सरकार जिस योजना को चला रही है उसमें अस्थायित्व नहीं है। वह आने के पहले ही भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रत्येक लघु और सीमांत किसान के लिए जो धनराशि की व्यवस्था, 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारत सरकार ने की है, वह प्रत्येक किसान के खाते में वर्ष में 3 बार, हर 4 महीने में 2-2 हजार करके किसान के खाते में सीधे आती हुई दिखाई देगी। इसके लिए किसान को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। यह कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश के अंदर कर रही हैं, तो मित्रों, हम सबको इस बारे में जानकारी रखना होगा कि लोक कल्याण के लिए समर्पित, विकास के लिए समर्पित, मैं अभिनंदन करूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस बात को लेकर के कि इन्होंने यहां पर व्यापक पैमाने पर, यहीं पर नहीं पूरे देश के अंदर भी उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन तो दिए ही, लेकिन मैं देख रहा था तालचर का फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाने की कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ की। और यहीं पर ही नहीं, बरौनी और गोरखपुर में भी खाद कारखाना चलाने और गैस पाइपलाइन वहां तक पहुंचाने का कार्य भी उनके द्वारा प्रारंभ हुआ। आज यह देश विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में इस देश के अंदर एक नया विश्वास जगा है और उस विश्वास को जागृत करने के लिए आवश्यक है कि 2019 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए उड़ीसा की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। मित्रों, उड़ीसा की जो भूमिका है, उड़ीसा में जिस प्रकार से विकास के कार्यों को केंद्र सरकार ने कार्य आगे बढ़ाया, अगर उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो फिर जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के वहां पर डबल इंजन के रूप में जिस तरीके से तेज गति के साथ आज उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है, उड़ीसा के अंदर भी उस व्यापक परिवर्तन के लिए हम सबको तैयार होना होगा। और उस दृष्टि से 2019 में हम सबको अभी से अपने बूथ कमेटियों को मजबूत करने की तैयारी करनी पड़ेगी। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को उन्होंने एक संकल्प दिलाया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहा कि हम सबका संकल्प क्या होना चाहिए कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, यानी मेरा बूथ इतना मजबूत होगा कि बूथ जीता
तो चुनाव जीता। यानी बूथ का अगर आपने जीत लिया तो चुनाव आप जीत गए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उड़ीसा जैसे राज्य में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी अगर बूथ को जीतने की अपनी क्षमता रखता है, और जैसे कि पंचायत चुनाव ने आप लोगों ने अपनी वो ताकत दिखाई भी, मैं अभिनंदन करूंगा पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए उड़ीसा के कार्यकर्ताओं का। वही प्रदर्शन लोकसभा और विधानसभा के इन चुनाव में भी आपको करना होगा। और अगर वही प्रदर्शन आप आगे करते हैं, उसी तन्मयता के साथ लग करके अपने अपने बूथ को संभालने की स्थिति आपके पास आती है, कोई ताकत नहीं जो उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी और उड़ीसा सर्वाधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देने वाला स्टेट उड़ीसा बनेगा। और उड़ीसा से ये एक संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। मैं देख रहा था इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का कुंभ यहां पर एकत्र है। मैं कुंभ नगरी से ही आ रहा हूं। आप जान रहे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा है। 15 जनवरी से लेकर के कल तक, कल माघी पूर्णिमा थी, 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान किया है। 21 करोड़। कुंभ मेले का शुभारंभ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से करवाया था और यह कार्यक्रम अभी 4 मार्च शिवरात्रि तक चलेगा। कितना भव्य और कितना विशाल आयोजन प्रयागराज की धरती पर चल रहा है, आप सब जान सकते हैं। लेकिन ये श्रद्धालु अचानक वहां ऐसे नहीं उमड़े, उनके लिए व्यवस्थाएं दी गई, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनके आवागमन के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य वहां पर प्रयागराज की धरती पर, इलाहाबाद की धरती पर किया गया। और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम जहां आगे बढ़ा, आप आश्चर्य करेंगे, इस देश की आस्था का सम्मान कौन कर सकता है। आज से 450 वर्ष पहले प्रयागराज में अक्षय वट, जिसे ये मानते हैं कि हजारों वर्षों का इसका इतिहास है, ये मान्यता है कि 2-2 प्रलय को अक्षय वट ने झेला है, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ। मुगलों ने अक्षय वट को नष्ट करने का तमाम प्रयास किया, अक्षय वट तब भी नष्ट नहीं हुआ। अंततः मुगलों ने 450 वर्ष पहले एक किला बनाया और किले के अंदर अक्षय वट को कैद कर दिया था। लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह और अनुरोध पर अक्षय वट को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला है। और इस बार प्रयागराज के कुंभ में अक्षय वट का दर्शन सभी श्रद्धालुओं को वहां हो रहा है। प्रयागराज में कुंभ स्थल पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है। वहां पर देश और दुनिया के श्रद्धालु आ रहे हैं, भारी मात्रा में आ रहे हैं। और उस भारी मात्रा में आने वाला श्रद्धालु जनों का वह कुंभ में जनसैलाब इस बात को प्रदर्शित करता है कि कुंभ का आयोजन, भव्य और दिव्य कुंभ अगर आज बन पाया है तो देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष अनुकंपा से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में सफल हुए। और देश की आस्था का सम्मान अगर कोई कर पाएगा तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। कुंभ के इस आयोजन ने इस बात को साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए आवश्यक क्यों, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी इस देश के गांव, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के प्रत्येक तबके के प्रत्येक नागरिक के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने वाला दल है। और इसलिए आज के अवसर पर मैं यहां पर कालाहांडी में जब 5 लोकसभा सीटों का एक कार्यकर्ताओं का जन कुंभ यहां पर उपस्थित है, कार्यकर्ता इस कुंभ के कार्यक्रम में मैं आप सबका आह्वान करूंगा,
2019 के लिए हमारा संकल्प होना चाहिए। एक बार फिर मोदी सरकार का यह संकल्प हम सबके जीवन का मंत्र बनना चाहिए। 2019 के चुनाव की दृष्टि से हम सबको दिल्ली में मोदी जी के लिए और उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तब आपको केंद्र और राज्य की योजनाओं का भरपूर लाभ मिल पाएगा। 2022 के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प रखा है कि न्यू इंडिया की परिकल्पना को हम कैसे साकार करेंगे। न्यू इंडिया जिसमें भ्रष्टाचार न हो, जिसमें गरीबी न हो, जिसमें किसी प्रकार की अराजकता न हो, जहां पर कोई गंदगी न हो, जहां पर किसी भी प्रकार के अलगाववाद को, अराजकता को, आतंकवाद के लिए कोई जगह न हो, जहां पर विकास, सुशासन और देश के सांस्कृतिक वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्पेस हो। और उस पर्याप्त स्पेस के लिए हम सबको न्यू इंडिया के संकल्प को साकार करने के लिए उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उड़ीसा के इन 5 लोकसभा सीटों में आप सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तन्मयता के साथ जुड़ करके इस अभियान के साथ आप सब जुड़े हैं वह अभिनंदनीय है, वह स्वागत योग्य है। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है।